Assalamu alaikum everyone. Welcome you all to the Life Science Academy. So this will be the first lecture of genetics for CSIR, ICMR, DBT, SET and other related post PG exams in the life sciences. So in this lecture we will discuss the chromosomal basis of inheritance, and in the main lecture we will try to understand the law of segregation, law of independent assortment and all the related terminology related to the genetics. And this lecture will be very important both in terms of understanding the classical genetics and in order to understand the Mendelian laws, law of independent assortment, law of segregation and all. So be focused. Let us start the chromosomal basis of inheritance. Chromosomal basis of inheritance को समझने से पहले you should have idea about the gametogenesis. Gametogenesis हमारी बॉडी के जर्म सेल्स में होता है, चाहे मेल्स के केस में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स के केस में इसको oogenesis बोलते हैं. दोनों ही केसेस में एक स्पेशल टाइप ऑफ एक सेल डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस बोलते हैं, एंड दैट मियोसिस इज स्पेसिफिक to the germ cells. That meiosis is specific to the gametogenesis. Okay, meiosis do not occur in our somatic cells. ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन से एक फंक्शनल गैमीट बन के आता है, चाहे मेल्स के केस में हो या फीमेल्स के केस में हो. फाइनल जो प्रोडक्ट रहता है गैमेटोजेनेसिस का वो रहता है एक फंक्शनल गैमीट. ओके, इज दिस थिंग क्लियर? नाउ लेट वी स्टार्ट विथ आवर अर्ली जर्म सेल. फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रही है. अब जो मेरी जर्म सेल्स हैं, अर्ली जर्म सेल्स हैं, उनका नेचर कुछ ऐसा होगा. दे विल बी डिप्लॉयड मतलब they will have 2 copies of each chromosome. They will have 2 copies of chromosome number 1, 2, 3, 4 so on and so forth up to the 23rd pair. Okay, because total हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स है, और we can say we have total 23 pairs of chromosomes and each chromosome is having 2 copies. इसलिए we are called as diploid organisms. Okay, diploid organisms. ये जो अर्ली जर्म सेल है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इट विल हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. मैंने यहाँ पे एक पेयर बनाया है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ ऑल द 23 क्रोमोसोम्स हियर, सो आई कैन मेक ए वन. आई हैव मेड 1 क्रोमोसोम. फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम नंबर, फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1. ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये इसकी पैटर्नल कॉपी है, फॉर एग्जांपल रेड वन, एंड दिस ब्लू वन इज इट्स मैटरनल कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 1. इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, 5 अप टू द 23rd पेयर. और मेल्स के केस में लास्ट में X और Y होगा, और फीमेल्स के केस में लास्ट पेयर जो होगा जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, दैट विल बी द X and X. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स. ओके, अब जो ये अर्ली जर्म सेल है जिसका आगे जाके गैमेटोजेनेसिस होना है, इसको आप पहले यही पर रहने दो. डू यू नो व्हाट द सेल साइकिल इज? यू शुड हैव आइडिया अबाउट द सेल साइकिल. सेल साइकिल की अगर हम बात करेंगे, सेल साइकिल कुछ ऐसे प्रोसीड होता है. अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, सेल साइकिल के 2 इंपॉर्टेंट फेज रहते हैं. एक बड़ा सा फेज जो रहता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम इंटरफेज. दिस इज जनरल सेल साइकिल. ओके, दिस इज इंटरफेज. This will be the interface. Sorry. Okay. This is interface. Interface. और एक छोटा सा फेज यहां पे रहता है सेल साइकिल का, इसको बोलते हैं एम फेज. एम फेज. अब जो ये इंटरफेज है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1, उसके बाद S और उसके बाद G2. उसके बाद सेल एंटर करती है एम फेज में. अब अगर मियोसिस हो रही है तो एम फेज विल बी द मियोसिस. अगर जर्म सेल्स में सेल डिवीजन हो रहा है द एम फेज विल बी मियोसिस. और अगर ये सोमैटिक सेल्स में सेल डिवीजन हो रहा है द एम फेज विल बी माइटोसिस.
Rest will be the same. Cell will follow the same trend. It will start with the G1, pass through the S phase, and then will enter to the G2, and finally will enter to the M phase, where the cell will actually divide. Okay. अब जो important यहाँ पे है, that is the S phase. S phase में होता है replication of DNA, and due to replication the structure will get duplicated. Let us see. For example, ये आपके पास क्रोमोसोम है ऐसा. This is the chromosome at G1 phase. ऐसा क्रोमोसोम है. अब जब ये G1 पास करेगा, when the cell will enter, this chromosome will enter to the S phase. After crossing the S phase, the structure will be more or less like this. It will be like this. It will be like this. ऐसा क्यों हुआ? Because of the replication of DNA. Replication हुआ मतलब replication is just Xerox. जैसा स्ट्रक्चर यहाँ का होगा, वहाँ उस यहाँ पे जाके उसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी, उसका Xerox होगा. यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड, यहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स है, यहाँ पे 4 क्रोमैटिड्स आपको मिलेंगी. ठीक है. अब जब रेप्लिकेशन, दैट वी कैन से दैट ड्यू टू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इट विल लीड टू द डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंसर्न, दैट इज इंपॉर्टेंट. अब उसके बाद ये जो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर, जो 4 क्रोमैटिड्स आपको मिली, जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का ऐसा बन गया यहाँ पे, ये एंटर करेगा एम फेज में, और एम फेज में जाके ये डिवाइड होगा, और डिवीजन के बाद इसमें कितनी सेल्स बनेंगी वो हम देखेंगे यहाँ पे. We are not here to discuss the cell cycle. We have to do nothing with the cell cycle. It was just to remind you what actually how the cell passes through this different stages of the cell cycle. That was of our concern. Let me go back to our topic, that is the chromosomal base of inheritance. तो गैमेटोजेनेसिस का आइडिया आपको मिल चुका होगा, और सेल साइकिल भी मैंने थोड़ा आपको रिकैप करवाया क्या होता है सेल साइकिल. अब जब ये अर्ली जर्म सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? इट हैज़ टोटल, अगर इफ आई डिनोट अ कंप्लीट, इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 1 मैटरनल सेट एंड 1 पैटर्नल सेट. दैट मीन्स 23 मेरी बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स मैटरनल है, और 23 क्रोमोसोम्स मेरी बॉडी के अंदर पैटर्नल है. If I denote a complete set of 23 chromosomes by one small n equals to 23 chromosomes. So that means मेरी body के अंदर total कितने small n's है? So I will have 2 small n's, one from maternal side, another from paternal side, where 1 n represents a complete set of 23 chromosomes. So I can write here that I have 2 small n's, 2 small n equals to how much? How many chromosomes? 46. Or we can say the cell is diploid. Diploid. Clear? This is my early germ cell. अब DNA कंटेंट की अगर हम बात करेंगे, if I denote a complete set of a complete DNA of all the 23 single structured chromosomes, they are right now they are single structured. अब ये डबल कब हो जाएंगे? After S phase. If I denote 1 capital N is the DNA content of of all 23 single structure chromosomes. So in total I will have 2 capital N's, one will be maternal, another will be paternal. So I will have 2 capital N will be the DNA. Is this thing clear? Okay. ये हमारी अर्ली जर्म सेल है. अब जब ये अर्ली जर्म सेल, अब इसका आगे जाके गैमेटोजेनेसिस होना है, इसका जाके डिवीजन होना है. डिवीजन से पहले ये कहाँ से जाएगी? G1 से S फेज जाएगी. अब जब ये S फेज क्रॉस करेगी, S फेज में आपको मैंने पहले ही बताया, S फेज में होता है डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और वी कैन से रेप्लिकेशन ऑफ DNA, दैट विल लीड टू द डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर. आई विल ड्रा द स्ट्रक्चर हियर. आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग हियर. अगर मैं ये अर्ली जर्म यहाँ पे एक क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1. सो दिस इज
maternal copy of the chromosome number 1. Clear? So this is chromosome number 1, this is maternal and this is paternal chromosome number 1. अब chromosomes में क्या होता है? Chromosomes में होता है DNA. What is chromosome? Chromosome is a compacted form of DNA. Compacted form of chromatin is chromosome. Okay? And what is chromatin? Chromatin is DNA as well as protein. DNA plus protein will form chromatin, and compacted chromatin will make the chromosome. Okay? So for example, this is chromosome number 1, this is its paternal copy and this is its maternal copy. For example, if here is a gene that is responsible for height of plant. So for example, if I will denote this gene by letter capital T, if here is a gene that is responsible for color of for height of the plant, that means on its homolog on maternal chromosome there must be a gene that should also responsible, that should also control the height of the plant. That means there must be a gene here that should also regulate the height of the plant. It may be dominant, it may be functional or recessive. For example, if it is functional, I will denote it in a capital, and if it is non-functional, I will represent the same gene with a small letter. Okay? These two genes that are present on homologous chromosome, dictating the same function. What is function here? They are responsible for height of the plant, that is a function. Dictating the same function, present on homologous chromosome and on same location, or we can say on same locus, are called as alleles of each other. So the definition of the allele will be that allele is alternate form of a same gene present on homologous chromosome on same location, on same locus and dictating the same function. So that is called as allele. इसी तरह एक क्रोमोसोम पे कई सारे जीन्स प्रेजेंट होती हैं. जीन इज अ बाय सिंपल डेफिनेशन जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. सो हमें पता है क्रोमोसोम में ढेर सारा डीएनए प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स एक क्रोमोसोम पे कई सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हियर इज अ जीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस करवा. दैट मीन्स ऑन इट्स होमोलॉग ऑन मैटरनल साइड on the same location or the same locus there must be a gene that is also responsible for photosynthesis. Okay? अब ये जो इनको हम क्या बोलते हैं, alleles of each other. अब जब S फेज होगा, S फेज जब ये सेल S फेज क्रॉस करेगी, S फेज में क्या होता है? S फेज में होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की वजह से इट विल लीड टू द डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर. It will lead to the duplication of structure. The structure will be like this. This is, for example, chromosome number 1 maternal. The structure will be like this now. इसको मैं ऐसे ड्रा करता हूँ. 1 minute. So this is chromosome number 1 maternal. Now the structure will be like this. It has already undergone replication. Now the structure will be duplicated. Okay? So the structure will be like this now. ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना? बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. अब रेप्लिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया, रेप्लिकेशन इज जस्ट जेरोक्स. जैसा यहां पे होगा वैसा ही यहां पे होगा. ठीक है? तो फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ जो जीन्स यहां पे प्रेजेंट थे, जो जीन्स यहां पे प्रेजेंट थे, अब वही जीन्स यहां पे भी उनकी अब जस्ट उनका कॉपी नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है. ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए उनका कॉपी नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? दिस इज अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, दिस इज रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम. दिस इज वन क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड, दिस इज वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड्स. ओके? दिस इज अनडुप्लीकेटेड फॉर्म, दिस इज डुप्लीकेटेड फॉर्म. ओके? बाकी जितने भी जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है वही जीन्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी. जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, रेप्लिकेशन इज जस्ट जेरोक्स, ये डुप्लीकेट बनाता है, एक जेरोक्स कॉपी बनाता है. अब द स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बन के आएगा.
वही आप यहाँ पे देख रहे हो, जब एस फेज क्रॉस किया है अर्ली जर्म सेल ने, अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गए। इसी तरह हर एक क्रोमोसोम का अप टू द 23rd पेयर हर एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अब जब एस फेज कंप्लीट हो गया, एस फेज के बाद हमारे पास ये सेल बन के आई है जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इस सेल को हम बोलते हैं अर्ली जर्म सेल, सॉरी इस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी गैमीट। ये हमारी अर्ली जर्म सेल थी। द डिफरेंस बिटवीन द अर्ली जर्म सेल एंड द प्राइमरी गैमीट इज द एस फेज। अब एस फेज की वजह से ये जो प्राइमरी गैमीट है, प्राइमरी गैमीट की अगर हम बात करेंगे, अगर मेल्स के केस में होगा इट विल बी द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और अगर फीमेल्स के केस में गैमेटोजेनेसिस हो रही है देन इट विल बी प्राइमरी oocyte। ओके, अर्ली जर्म सेल की अगर हम बात करेंगे, क्रोमोसोम नंबर अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे, टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं यहाँ पे, स्टिल द क्रोमोसोम इज 46 बिकॉज क्रोमोसोम नंबर इज काउंटेड ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। आप यहाँ पे देख रहे हो सेंट्रोमियर तो उतने ही है, यहाँ पे भी एक ही सेंट्रोमियर था, यहाँ पे भी वही एक सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, सेंट्रोमियर्स अभी डिवाइड नहीं हुए हैं। अभी क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये डुप्लीकेट हुआ है, इसकी जो क्रोमैटिड्स है वो डुप्लीकेट हुई है। उस वजह से क्रोमोसोम नंबर इज सेम बिकॉज क्रोमोसोम नंबर इज काउंटेड ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। द क्रोमोसोम नंबर इज सेम बट द डीएनए हैज गॉट डुप्लीकेटेड, वो हम देखेंगे। Chromosome number is same, that is I can say still the cell is having 2 small n's, or we can say 46 chromosomes because there is no change in the centromere, in the number of centromere. Now talking about the DNA content, DNA content मैंने आपको बताया था 1 capital N is the DNA content of all the 23 but single structured chromosomes. Now the structure is duplicated, अब ये डबल स्ट्रक्चर हो गया है, उस वजह से A कैपिटल N तो ये होगा, A कैपिटल N ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। कुल मिला के यहाँ पे कितने कैपिटल N होंगे, ये तो एक पेयर है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, इट इज फॉर 1 पेयर। इसी तरह 2 3 4 5, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 कैपिटल N होगा डीएनए, टोटल डीएनए कंटेंट विल बी 4N, सो इट विल बी 4 कैपिटल N इज द DNA. That is important, and that is the difference between the primary gamete and the early germ cell. ओके, अब जब ये अर्ली जर्म सेल यहाँ पे बन के, सॉरी प्राइमरी गैमीट हमारे पास बन के आया, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोसेसेस होती है मियोसिस के केस में। दीज प्रोसेसेस डू नॉट ओकर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस हमारी सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है और मियोसिस हमारी जर्म सेल्स के अंदर होता है। अब जो स्पेशल प्रोसेस यहाँ पे है जो मियोसिस में होता है, उसमें पहला जो है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन, उसके बाद अलाइनमेंट, और उसी तरह मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है और उसके बाद मियोसिस सेकंड होती है। अब ये क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसा क्यों होता है, और ऐसा सिर्फ मियोसिस में ही क्यों होता है, माइटोसिस में ऐसा क्यों नहीं होता? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर इज दैट माइटोसिस जो है दैट ऑकर्स इन आवर सोमैटिक सेल्स। फॉर एग्जांपल मेरी जो स्किन सेल है वो डैमेज हुई है ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू सम अदर रीजंस, मेरी जो स्किन सेल है ये डैमेज हुई। अब जब स्किन सेल डैमेज हुई है, जो यहाँ पे बनेगी सेल रेप्लिकेशन की वजह से, अब जब रीजनरेट हो जाएगी तो यहाँ पे स्किन ही बनेगा। स्किन की जगह यहाँ पे लिवर नहीं बनेगा, यहाँ पे किडनी नहीं बनेगी, क्योंकि स्किन डैमेज हुआ है तो हमें स्किन ही बनाना है। तो वी शुड गेट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्किन हियर। सो अब मियोसिस की बात करेंगे, मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस से गैमीट बनते हैं और गैमीट से जाके डाइवर्सिटी बनती है, गैमीट से जाके इंडिविजुअल्स बनते हैं। अब अगर हम कहेंगे मियोसिस में ऐसा नहीं होगा, मियोसिस में ये सारी चीजें नहीं होगी, दैट मीन्स जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो सारे के सारे डुप्लीकेट होंगे, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, उनकी फिनोटाइप एक जैसा होगा, उनका हर एक चीज एक जैसा होगा। उससे क्या हो सकता है, यू कैन योरसेल्फ इमेजिन। आप इमेजिन करो कि जितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है अर्थ पे, उनका जो फिनोटाइप है वो एक जैसा है, वो एक जैसे दिख रहा है, तो क्या हो सकता है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जिस वजह से इस आप पूरे कायनात में जो डाइवर्सिटी देख रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ मियोसिस, दैट इज बिकॉज ऑफ सम स्पेशल प्रोसेसेस दैट ओकर ड्यूरिंग द मियोसिस, दैट वी विल डिस्कस। ओके, नाउ उसके बाद जब ये एस फेज जो प्राइमरी गैमीट जो बन के आता है, प्राइमरी गैमीट के बाद क्या होता है हमारे, उसके बाद होती है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। अब स्ट्रक्चर ऐसा होगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम जो होगा, पेयरिंग कैसे होगा?
पेयरिंग होगा बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, किसके बीच होगा, बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। पेयरिंग होगी फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 chromosome number 1 will pair, chromosome number 1 paternal will pair with the chromosome number 1 maternal, with chromosome number 1 maternal, it will pair with the chromosome number 1 maternal. And how they will pair with each other? They will pair because of the homology, because of the structural similarity between the chromosomes. They have the same structure, now they will pair with each other. इसी तरह for example chromosome number 2, chromosome number 2, I will put it with black one. Okay, chromosome number 2 paternal will pair with the chromosome number 2 maternal. Okay, it will pair with the chromosome number 2 maternal. इसी तरह chromosome number 3, chromosome number 3 will pair with the chromosome number 3 maternal for example. Okay, ये इसके साथ पेयर करेगा। पेयरिंग कैसे होगी? बिकॉज ऑफ द पेयरिंग, एंड टू एंड पेयरिंग होगी बिकॉज ऑफ द होमोलॉजी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। इसी तरह ये जो पेयरिंग होती है, दी पेयरिंग ओनली ओकर्स ड्यूरिंग मियोसिस। माइटोसिस में कोई पेयरिंग नहीं होती क्योंकि वहां पे हमें कोई डाइवर्सिटी क्रिएट नहीं करनी होती है, उस वजह से ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट नहीं होती। पेयरिंग होगी, इसी तरह सारे क्रोमोसोम्स अब पेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको मेटाफेज, जो मेटाफेज फर्स्ट जो है मेटाफेजिक प्लेट जब बनेगा उनको वहां पे पेयर होना है। पेयरिंग क्यों होती है? वाई दे आर पेयर विथ ईच अदर, वाई homologous chromosome come close to each other? These are homologous chromosomes because they have the structural chromosome. They have to do something, and what they have to do? They have to exchange material with each other. And what the material they will exchange? They will exchange genes. They have genes, they will exchange these genes with each other. उस वजह से डाइवर्सिटी क्रिएट होगी। तो नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द पेयरिंग के बाद क्रॉसिंग ओवर होगा। पेयरिंग के बाद क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा, मैं एक पेयर का दिखाता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, these two chromatids are called as sister chromatids. They are from the same chromosome, they are called as sister chromatids. और क्रॉसिंग ओवर में दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पार्टिसिपेट करती है। These two, blue and red one, will be non-sister chromatid. Blue and blue will be sister chromatid, red and red will be sister chromatids. And in the crossing over, two non-sister chromatids participate. They will exchange genes. Now some red material will be transferred to the blue and some blue material will be transferred to the red. Okay? अब जब crossing over होगी, this is called as crossover. Crossing over. क्रॉस ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद उसके बाद क्या होगा? अलाइनमेंट होगा मेटाफेजिक प्लेट पे। अब मेटाफेजिक प्लेट पे जो अलाइनमेंट यहां पे पॉसिबल है, इसको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पे स्ट्रक्चर बन के कुछ ऐसा आएगा। नाउ वी विल मूव टू द मेटाफेजिक प्लेट। ओके, so structure will be like this. Crossing over के बाद maternal will not be purely maternal and paternal will not be purely paternal. Maternal will have some paternal genes and paternal will have some maternal genes because they have exchanged material with each other. The structure will be like this. So there will be some blue material here over red, and there will be some red material over here at blue. So what are these things? These are genes. They have exchanged genes with each other, or we can say now the paternal is not purely paternal and the maternal is not now purely maternal.
they maternal will have some paternal genes and paternal will have some maternal genes and that is important. इसी तरह इसी वजह से आगे जाके डाइवर्सिटी क्रिएट होगी. अब जब अलाइनमेंट होगा एट मेटाफेज फर्स्ट पे इनको अलाइन होना है क्रोमोसोम्स को, इसको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि जो अलाइनमेंट है, जो अरेंजमेंट है, और वी कैन से जो सेग्रीगेशन है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम का, मैं आपको यहाँ पे एक 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1. ये पैटर्नल कॉपी है रेड वाले, और मैटरनल बिलो 1 इज मैटरनल. दिस इज मैटरनल कॉपी. These two, this is for example, this is chromosome number 2. These two are homologous chromosome because they belong to the same pair. ये भी क्रोमोसोम नंबर, ये भी 1 है और वो भी, this is 1 homolog. So these are homologous chromosomes. These two are homologous chromosomes, but these two are non-homologous chromosome. 1, 2 they are non-homologous chromosome. इसी तरह ये 1 maternal is non-homologous to the 2 paternal या 2 maternal. Okay. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि जो सेग्रीगेशन है क्रोमोसोम्स का, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. That means the segregation of 1 will not affect the segregation, will not affect the assortment of chromosome number 2. उसका मतलब ये है जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, यहां से 2 सेल्स बनेंगी. जो 2 सेल्स बनेंगी यहां से, उसमें ऐसा भी हो सकता है, उसमें ऐसा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जो यहां पे सेल बनेगी उसमें क्रोमोसोम नंबर 1 यहां पे मैटरनल होगा, 1 विल बी मैटरनल. क्रोमोसोम नंबर 2 यहां पे पैटर्नल होगा, क्रोमोसोम नंबर 2 यहां पे पैटर्नल होगा. जो यहां पे सेल बनेगी उसमें क्रोमोसोम नंबर 1 होगा पैटर्नल और क्रोमोसोम नंबर 2 उसमें होगा मैटरनल, 2 होगा मैटरनल. ठीक है. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है दैट द सेग्रीगेशन ऑफ 1 इज इंडिपेंडेंट ओवर द सेग्रीगेशन ऑफ 2 और द सेग्रीगेशन ऑफ 3, 4, 5 व्हाटएवर अप टू 23. दैट मीन्स अगर यहां से क्रोमोसोम नंबर 1 यहां पे पैटर्नल गया है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि क्रोमोसोम नंबर 2 भी यहां पे पैटर्नल जाएगा. ये डिसाइड नहीं करेगा कि यहां पे क्रोमोसोम नंबर 2 भी पैटर्नल जाएगा, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो यहां पे क्रोमोसोम नंबर 2 पैटर्नल भी जा सकता है और मैटरनल भी जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर ये जो अलाइनमेंट है ये ऐसा होगा, पैटर्नल इस साइड होगा और मैटरनल उस साइड होगा, उस वजह से क्या होगा, यहां पे क्रोमोसोम नंबर 2 भी पैटर्नल जाएगा और यहां पे क्रोमोसोम नंबर 2 भी मैटरनल जाएगा. दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ये भी है कि सारे पैटर्नल क्रोमोसोम्स एक साइड जाए और सारे मैटरनल क्रोमोसोम्स एक साइड जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी ये भी है क्रोमोसोम नंबर 1 यहां पे मैटरनल जाए और 2 पैटर्नल जाए, 3 मैटरनल जाए, 4 इट इज लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बिकॉज दे हैव इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन ऑफ 1 विल नॉट डिसाइड द सेग्रीगेशन ऑफ अदर. इज दिस थिंग क्लियर? सो इस तरह से यहां पे बहुत सारी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. टोटल कितनी कॉम्बिनेशंस यहां पे बन सकती हैं? 2 raised to power n minus 1 combinations are possible, where n is number of haploid chromosomes. तो हमारी बॉडी में कितने haploid chromosomes? 23 in our case for example. So it will be 2 raised to power 23 minus 1 will be 2 raised to power 22. इतने तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन सकती है, इतने तरह से यहाँ पे क्रोमोसोम्स है वो अरेंज हो सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब द स्टेटमेंट क्या होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? दैट द सेग्रीगेशन ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स
will be independent of each other. It will not affect the segregation, it will not affect the assortment of each other. Is this thing clear? So that is the alignment of chromosome. अब alignment होगा, align होने के बाद I already told you that chromosome 1 is not now purely paternal and 2 is not now purely maternal. Okay. Maternal will do have some paternal and paternal will have some maternal genes. Okay. अब अलाइनमेंट जब यहाँ पे कंप्लीट होगा, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होगी, यू विल एंड अप विथ हैविंग 2 सेकेंडरी गैमीट्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे सेकेंडरी गैमीट. लेट अस डिस्कस दीज सेकेंडरी गैमीट्स. ओके, सो आई विल rub this thing out here. Okay. Now let's talk about the secondary gametes. Meiosis first complete होगी, you will have 2 secondary gametes. अब हम secondary gametes की बात करेंगे. यहाँ पे आप देख रहे हो what will be the chromosome number here? Chromosome number मैंने आपको पहले ही बताया, chromosome number is counted on the number of centromeres. तो स्टिल यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पे मैंने एक क्रोमोसोम दिखाया, इसी तरह यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स इस साइड होंगे और 23 क्रोमोसोम्स इस साइड होंगे. अब पैटर्नल मैटरनल जो भी होगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो वहाँ पे, तो यहाँ पे इस सेल में टोटल 23 क्रोमोसोम्स होंगे. हम कह सकते हैं इसका इस सेल का क्रोमोसोम नंबर है जो है दैट इज 1 स्मॉल n इज इक्वल्स टू 23 क्रोमोसोम्स. और इसके डीएनए की अगर हम बात करेंगे, ए कैपिटल N तो यहाँ से बनेगा और एक कैपिटल N इसका यहाँ बनेगा, बिकॉज स्ट्रक्चर इज स्टिल डुप्लीकेटेड. सो इट विल हैव 2 कैपिटल N's will be the DNA of this secondary gamete. सेकेंडरी oocyte होगी या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगी. ओके, यहाँ पे ये डीएनए कंटेंट. अगर हम इस सेल को अब कंपेयर करेंगे विद अर्ली जर्म सेल, what will be the difference? That was the question that was asked in the CSIR, that what is the difference between the early germ cell and the secondary gamete. अगर आप देखोगे in terms of DNA, in terms of chromosome number, here the chromosome number was 46, now it has reduced to 23. Here the DNA was 2n, still it is 2n here. That means the chromosome जो meiosis first है, it is reduction for chromosome number, not for the DNA content. हम कह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे chromosome number is 2n46. Now it has reduced to 1n, that is 23. DNA still 2n, यहाँ पे भी DNA और 2n यहाँ पे भी DNA. तो we can see that the meiosis first is reduction for chromosome number, not for the DNA content. Is this thing clear? उसके बाद meiosis second होगी. meiosis second is similar to the mitosis. यहाँ पे simple division होगा. अभी meiosis first में homologous chromosomes एक दूसरे से separate हुए हैं. अब meiosis second जो होगी, sister chromatids एक दूसरे के साथ separate हो गई, segregate हो जाएंगी. अब यहाँ पे जो कट है वो यहाँ पे रहेगा right at the middle of the centromere. centromere के बीच में यहाँ पे कट लगेगा, उस वजह से each cell will give rise to the 2 cells. So you will end up with having 4 we can say 4 haploid gametes. अब अगर फीमेल्स की केस में गैमेटोजेनेसिस हो रही है, यहाँ पे सेकेंडरी गैमीट बनेगा और प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी यहाँ पे, इन केस ऑफ फीमेल्स ओनली. मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है, मेल्स के केस में दोनों फंक्शनल होते हैं, लेकिन फीमेल्स के केस में यहाँ पे एक प्राइमरी सेकेंडरी गैमीट बनेगा और एक सेकेंडरी गैमीट बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा पोलर बॉडी. अब जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, यहाँ से एक सेल से 2 सेल्स बनेगी, आप देख रहे हो, और यहाँ से भी 2 सेल्स. अब अगर ये पोलर बॉडी है तो ये पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड होगी, यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी और थर्ड पोलर बॉडी. तो कुल मिला के यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फीमेल्स के केस में ये सेल जब डिवाइड होगी, एक फंक्शनल गैमीट बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी, तो यहाँ से 2 पोलर बॉडीज आएंगी. कुल मिला के यहाँ पे 3 पोलर बॉडीज और एक हैप्लॉइड गैमीट बन के आएगा इन केस ऑफ फीमेल्स. whereas in case of males all the haploid gametes will be functional, they will be functional. अब जो meiosis second है, यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, meiosis second को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन.
जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब एक्सचेंज हुआ मटेरियल का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैपिटल टी था और यहाँ पे एक स्मॉल टी था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी आया था। एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन था और इसका मतलब ये है कि कैपिटल मतलब ये फंक्शनल है और स्मॉल का मतलब ये नॉन फंक्शनल है। जीन तो वही प्रेजेंट होगा। जीन मैंने आपको बताया ऑन सेम लोकस जो जीन प्रेजेंट होगा इट विल बी सेम, इट विल डिक्टेट द सेम फंक्शन। बट अब पॉसिबिलिटी यही है, ये फंक्शनल हो सकता है या नॉन फंक्शनल हो सकता है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो ये बोलता है दैट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, these genes will segregate from each other, they will segregate from each other, each allele will go to a gamete, that means हर एक गैमेट के पास एक एक एलील जाएगा। उस वजह से क्या होगा, गैमेट्स कभी हेटेरोजाइगस कंडीशन में डेवलप नहीं हो सकते। गैमेट कैन नेवर बी हेटेरोजाइगस, इट इज ऑलवेज प्योर, क्योंकि यहाँ नाउ इट इज स्मॉल टी और यहाँ पे इट इज कैपिटल टी फॉर एग्जाम्पल, नाउ इट इज स्मॉल टी फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे इट इज कैपिटल टी। अब यहाँ पे देख रहे हो यू कैन सी देयर इज नो हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, दैट मींस गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। गैमेट कैन नेवर बी हाइब्रिड, इट कैन नेवर बी इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्यों? क्योंकि जब मियोसिस सेकंड होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाती है, उस वजह से हर एक गैमेट में एक जीन का एक ही एलील जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है। इज दिस थिंग क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस वगैरह वो सारी चीज़ें देखेंगे इन डिटेल, हम वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एट द एंड हमारे पास ये फंक्शनल गैमेट्स बन के आ चुके हैं। सो दीज आर द 4 फंक्शनल गैमेट्स एट द एंड ऑफ द मियोसिस सेकंड। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें हमने टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की, इसमें जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं जेनेटिक्स के, जितनी भी जेनेटिक्स अब हम पढ़ेंगे आगे जाके, जितने भी लेक्चर्स होंगे जेनेटिक्स के, हर एक लेक्चर की जो बेस होगी दैट विल बी द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हर एक लेक्चर को डिसाइड करेगा, हर एक लेक्चर को एक्सप्लेन करेगा क्रोमोसोमल बेस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, थैंक यू। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर कुछ भी अगर आपको कहीं भी डाउट है, कहीं भी आपको कुछ लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं बाय वट एवर मीन्स यू आर कन्वीनियंट विथ। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द अदर थिंग्स, जो भी जितने भी टॉपिक्स है CSIR के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ अच्छी लग रही है, अगर आपको सच में ये लग रहा है कि जो भी कंटेंट यहाँ पे है इट इज़ वर्थ फॉर योर CSIR अदर जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए इट हैज़ सम वर्थ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे विथ अस। थैंक यू सो मच।